Welcome to my YouTube channel Education Tab. This is Zahir Abbas, your physics mentor here, and I have started an MCQ series for the science portion. ठीक है, for different competitive examinations which are one-day exams, like the exams conducted through Jammu Kashmir Service Selection Board or SSC, RRB, NDA, CDS, various other exams where the science portion has been mentioned. Already I have published some videos, some lectures on my YouTube channel, that is Education Tab. You can subscribe our channel for further updates, and also you can subscribe, you can join our Telegram channel Zahir Classes @786 for further updates, where we published all the updates of regarding our lectures and also the study material what we are providing. Particularly in this series we are focusing JK Forester post. For that I have published 5 to 6 videos in the form of MCQ, and from today I plan to go for one theory lecture and one MCQ. I think it will fulfill the demand of the examination and also the need of the aspirants, what the aspirants feeling at this moment. Hope you are enjoying this series, and if you feel that this is a quality content and beneficial for your words and for you people, kindly subscribe and share it so that the large mass get benefited. Thank you. Without further delay, let's start the lecture. And today's lecture is force and laws of motion. लॉज ऑफ मोशन, आज का जो लेक्चर लॉज ऑफ मोशन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन को. क्लियर. अब जैसे लॉज ऑफ मोशन की बात आती है तो गाइस सबसे पहले हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या चीज़ होता है. तो मैं आपको बताऊंगा फोर्स एक पुश और पुल है. फोर्स इज एन एजेंट which is applied on the body in the form of push or pull. या तो बॉडी को पुश करते हो या पुल करते हो. क्लियर. फोर्स एक डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी होती है. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करते हो, वर्टिकली, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट, इंक्लाइंड या कुछ भी हो. तो दैट्स वाई ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये भी ध्यान रखना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. होप यू आर गेटिंग. ठीक है. अब इस फोर्स का मेजरमेंट अगर देखोगे, SI यूनिट जो होता है फोर्स का गाइस, वो न्यूटन होता है. ठीक है. क्या होता है? न्यूटन. तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, हमने बोला, जो एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल अप्लाई होगी. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पे, या तो मैं इस बॉडी को आगे से पुल कर रहा, F1 फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, या दूसरा तरीका है मैं इस बॉडी को बैक साइड से पुश कर रहा हूँ. लेकिन दोनों कंडीशंस में मैं इस पर फोर्स ही अप्लाई कर रहा हूँ. ओके. तो अगर किसी भी एजेंट, किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई होती है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले ये एक रुकी हुई बॉडी को मूव करवाता है, तो इट कैन मूव अ बॉडी. ओके. दूसरा, मूव करवा सकता है. दूसरा, अगर चलती गाड़ी हो, मतलब चलती चीज़ हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये स्टॉप कर सकता है. फोर्स, अब देखो ये बॉडी चल रही है, सपोज करो इस डायरेक्शन में, you are applying the force from the opposite direction. what will happen? after some time the body will stop, रुक जाएगी एक जगह पे. okay. तो you can stop the body, you can move it, you can change its shape, इसका शेप चेंज कर सकते हो by applying the force. okay. उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप.
क्या कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ओके, होप यू आर गेटिंग। तो इसके लिए मैंने स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे ऐड कर लिया ताकि बच्चों को सफ़र ना ज़्यादा करना पड़े कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आप स्टडी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है फोर्स के बारे में, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है वगैरह वट जो भी ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, इट कैन चेंज इट्स शेप आल्सो, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल दी है। अब देखिए हमारे पास अगर देखेंगे फोर्स जो होती है वो दो टाइप्स के होंगे। फोर्स कितने की टाइप के होंगे, अगर दो टाइप्स के हमारे पास फोर्स होती है। जैसे मेरे पास एक बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे अब एक पर्सन F1 फोर्स से यहाँ खींच रहा है इसको और दूसरा पर्सन F2 फोर्स से इसको यहाँ खींच रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी या आप कह सकते हो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये बॉडी ना इधर को मूव करेगी ना इधर मूव करेगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, अपनी जगह खड़ी रहेगी। इसका क्या मतलब है कि F1 प्लस F2 अगर दोनों का इंपैक्ट देखेंगे इस पे क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। मतलब F1 और F2 दोनों का इंपैक्ट, दोनों का असर जो है इस बॉडी पे क्या है, वो 0 है। क्यों, ना बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है नहीं इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। ऐसी फोर्सेस को गाइस बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो, 0 हो। तो इससे आप प्रूव भी कर सकते हो आगे, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब ये प्लस साइन था इक्वेशन के इस साइड हो गया, वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जितना F1 लग रहा है उतना ही F2 भी लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ये कहाँ किस डायरेक्शन में, वेस्ट वाली साइड लग रहा है और ये ईस्ट वाली साइड लग रहा है। ओके, या आप कह सकते हो ये राइट साइड लग रहा है, ये लेफ्ट साइड लग रहा है, ये भी कह सकते हो। क्लियर। तो ऐसी फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। दूसरी एक किस्म की फोर्स होती है जिसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है, अगर देखोगे अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है ये एक बॉडी है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉडी व्हाट विल हैपन, इफ यू आर अप्लाइंग F2 here and F1 from this side, okay, but if condition में आपको बोल रहा हूँ, if F2 is greater than F1 what will happen, the body will move toward this direction। तो इसमें हमने क्या देखा, F1 F2 से, F2 जो है वो F1 से ज़्यादा है, तो इसलिए बॉडी F2 वाली साइड मूव हो रही है। क्लियर। तो ऐसी फोर्स को हम कह लेंगे, हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के बराबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होती है गाइस, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो ये था हमारे पास बैलेंस फोर्स। और टाइप्स देखेंगे हम फोर्स की, अगर देखोगे हमारे पास फोर्स की और भी दो टाइप्स होती है जिसको हम कहते हैं गाइस कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स गाइज मैं आपको बोलूं, जैसे ये बॉडी है, अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जब तक मैं इस बॉडी को पकड़ूंगा नहीं तब तक मैं इस बॉडी को हिला नहीं सकता हूं। तो अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को रस्सी, ये रस्सी जो बांधी हुई थी इस बॉडी के साथ, इस रस्सी को मैंने हाथ से पकड़ा और फिर खींचा आगे रस्सी को, तो ये मेरी कंटैक्ट फोर्स है। जैसे मस्कुलर फोर्स मेरी कंटैक्ट फोर्स हो गई, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो गाइज, अगर एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ये रफ सरफेस है इस तरह से, ये बॉडी इसके ऊपर से चलती है, तो ये जब इसके साथ कांटेक्ट में आती है इसकी वजह से यहाँ पे अपोजिशन होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो आप कह सकते हो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। ओके, उसके बाद ठीक है, अब मैंने बॉडी को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ओके, और बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg रहता है, और इसकी वजह से, इस टेबल की वजह से इस बॉक्स पे सपोर्ट ऊपर की तरफ होती है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाली नॉर्मल फोर्स आपकी क्या आ जाती है, नॉर्मल फोर्स, ये आपका कंटैक्ट फोर्स है। अब कहने का मकसद है कंटैक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती है गाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, जिनमें फिजिकल कंटैक्ट हो, फिजिकल कंटैक्ट हो, फिजिकल कंटैक्ट किसमें, जो
ऑब्जेक्ट होता है जिस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे और जो एजेंट होता है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई की जा रही है, एजेंट और ऑब्जेक्ट का एक कांटेक्ट होता है, ऐसी फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। गाइस दूसरी किस्म की जो फोर्स है हमारे पास, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है इसमें नो नीड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे मैं मैग्नेट्स को यहाँ लाऊंगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स एक दूसरे के साथ फेस हो रहे हैं। अभी देखो मैग्नेट टच भी नहीं हुए हैं लेकिन ये एक दूसरे को भगा रहे हैं, तो पहला ही कंडीशन आ गया मैग्नेटिक फोर्स। आपका मैग्नेटिक फोर्स ये क्या है आपकी? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसके बाद दूसरा, मैग्नेट के बाद आप देखो एक बॉडी है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2, तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपेल, अट्रैक्शन होता है बॉडीज़ में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कौन सा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया गाइज। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स आ गया। मैग्नेटिक फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो चार्ज बॉडी ले लो, एक चार्ज बॉडी ये है, अगर ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, तो आप देखोगे ये वाली और ये वाली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये वाली माइनस चार्ज है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो सेम चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करेंगे गाइज? रिपेल करेंगे। ये इसको भगाएगा इधर, ये इसको इधर भगाएगा। ओके, तो रिपेल्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नोट रखना नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ गया मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर दोज फोर्सेस विच डू नॉट नीड एनी फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, दे आर अप्लाइड बाय सम डिस्टेंस, दे आर अप्लाइड मतलब विद द रेंज ऑफ द फील्ड। इसीलिए देखो याद रखना, इन फोर्सेस का दूसरा नाम भी होता है फील्ड फोर्स कहते हैं इनको। हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स याद रखना, नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? फील्ड फोर्स। क्यों कहते हैं फील्ड फोर्स? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपने एक बॉडी यहां रखी, एक यहां रखी, एक पर्टिकुलर फील्ड से ही एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर देते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इसलिए इनका नाम फील्ड फोर्स पड़ गया। ओके, चलिए, तो ये थे आपके कंटैक्ट फोर्सेस, यहाँ पे पीडीएफ में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, कंटैक्ट फोर्स क्या होता है नीचे पढ़ लेना गाइस। क्या है? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस है। उसके बाद नॉन कंटैक्ट फोर्स जिसको हमने फील्ड फोर्स भी कहा। ठीक है, ये आपके नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है, दूसरा नाम इसका फील्ड फोर्स है, लिखा भी है यहाँ पे देखो, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास? नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है। ओके, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए स्टडी मटेरियल मैंने पूरा रखा हुआ है आपके लिए, पीपीटीज बनाई हुई है। तो ये देखो एक बॉडी है गाइस, यहाँ पे इस बॉडी पे एक फोर्स F1 यहाँ लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। जब भी फोर्स किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है, याद रखना उसका रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है? हमेशा एक फार्मूला है हमारे पास, F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला खत्म, इसलिए फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? ये देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। तो आपने नेट याद रखना है, जब भी किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्सेस लगेंगे, आपका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना है। फार्मूला तो हमारे पास ये था, लेकिन जब यहाँ पे एक दूसरे के बीच, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 जब हम देखते हैं cos 90 जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिजल्टेंट फोर्स आपका F रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये याद रखना है आपने। ओके, होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस का रिलेशन। ओके, अब यहां से देखो आपने फोर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब और एक चीज से मैं वाकिफ कराऊंगा, फिर हम न्यूटन्स लॉज पे आ जाते हैं। हमारे पास होता है इनर्शिया। क्या होता है गाइस? इनर्शिया।
इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है गाइस? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक यहां पे बॉडी रख ली, ये बॉडी एक टेबल में है और ये एक टेबल एक क्लासरूम में था। आपने इस टेबल पे क्या रख लिया? एक ऑब्जेक्ट रखा था। अब क्लासरूम बंद हो गया, लॉक हो गया, 4 बजे क्लासरूम, आप चले गए, छुट्टी का टाइम हो गया, 3 दिन 4 दिन छुट्टियां थे या 10 दिन की छुट्टियां पड़ गई, समर वेकेशन ऐसे भी कह सकते हो, समर वेकेशन मान लो, विंटर वेकेशन, कुछ भी, 10 डेज की हॉलीडेज हो गई। आफ्टर 10 डेज you see what? The book is still on the table. जहां पे आपने छोड़ी थी वहीं पे बुक है। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये खुद ब खुद ना रेस्ट से मूव हो सकती है, और अगर कोई भी चीज मोशन में होगी ना वो मोशन से रेस्ट में आ सकती है, जब तक until and unless, स्टेटमेंट को ध्यान रखना, until and unless some external force is applied on it, जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। अब इज देयर एनी फोर्स इनसाइड द रूम when the door of the classroom is closed and there is a holiday, summer vacation holiday for the 10 days, and there is no force inside this room for 10 days, so that's why the body has inability. The body is not in a position to change its state of rest or uniform motion until and unless some external force applied on the body. And this property, due to which the body is not in a position to change its state, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं गाइस? इसी को कहते हैं इनर्शिया। तो हम क्या कहते हैं? इनएबिलिटी है ये बॉडी की, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। Which type of inability? If a body is at rest, it will remain at rest. If it is in motion, it will remain in motion until and unless some external force is applied on body. I think some type of confusion may arise in the minds of the guys, aspirants या students. What is that? कि सर आपने बोला अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही कैसे रह सकती है? Let's take an example. Motion on a frictionless floor. गाइस, एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे कोई बॉडी रोल हो रही है तो वो कंटिन्यूअसली रोल होती रहेगी। अब देखो, कोई भी बॉडी जब किसी ग्राउंड पे रोल होती है या किसी भी सरफेस पे मूव करती है, उसके मोशन को कौन रोकता है? फ्रिक्शन ही तो रोकता है। दैट्स मीन फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना जो इसके मोशन को रोक रहा है। बट मेरी स्टेटमेंट ये थी, until and unless some external force is not applied on the body. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस चीज होगी, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती ही रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ओके गाइज, होप यू आर गेटिंग। अब हमारे पास क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही इनर्शिया की डेफिनेशन देता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके, अनटिल एंड अनलेस, क्या बोल रहा है? अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तो वो इनर्शिया हो गया। तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं गाइस? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ध्यान रखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आपने क्या स्टेटमेंट देखा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में होगी तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हो। इसीलिए हमने इसको कहा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो, जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो 3 किस्म के लॉ ऑफ इनर्शिया होते हैं हमारे पास। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मैं तीनों की एग्जाम्पल का एक ही एग्जाम्पल से तीनों पार्ट समझा दूंगा। इनर्शिया ऑफ मोशन,
और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद रखना, ये टाइप्स कभी पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा इनर्शिया नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। मतलब देखो गाइज क्या है, अगर आप किसी बस में बैठे हो सपोज करो, ठीक है, ओके, अब यहां पे एक पैसेंजर है, इसके अंदर ये पैसेंजर बैठा हुआ है यहाँ पे बेचारा, ठीक है, बैठा हुआ है सीट पे या वटएवर जो भी है। जब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, कार क्या है, पहले रेस्ट पे है, मैं बता रहा हूं। अब वो सडनली अचानक से चलना स्टार्ट करती है आगे की तरफ। ये जो पैसेंजर होता है ना गाइस, पैसेंजर इसके अंदर बैठा होता है, उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। तो व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली, द पैसेंजर सिटिंग इन द बस फील द जर्क, जो झटका लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन indicates the inertia of rest. It's mean the tires come in motion and the upper part of the body tends to be at rest. ठीक है ना, तो इसीलिए inertia of rest। अच्छा, अब यही वाला केस ले लो नीचे, यही वाला केस ले लो, दूसरा यहां पे केस बनाओ। अगर चलती गाड़ी जो है, ड्राइवर यहां पे ब्रेक लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, इसके अंदर जो पैसेंजर बेचारा बैठा होता है, जिस पैसेंजर को जो है फील द जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, झटका पीछे आगे की तरफ लगता है, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगी है, गाड़ी रुक गई है ऊपर वाला, और टायर्स मोशन में आना ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जब चलती गाड़ी ब्रेक लगाएगी एंड द पैसेंजर सिटिंग इन द बस फील द जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ जो झटका लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। कभी कभार एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर एक टर्न आ रहा है गाइस, ये एक टर्न आ रहा है यहाँ पे ऐसे, अब देखो यहाँ से गाड़ी जब आएगी ऐसे इस टर्न पे, यहाँ पे जब ये अंदर को टर्न लेगी ना, इस पे जो पैसेंजर बेचारा बैठा होगा यहाँ अंदर आएगा, ये बाहर की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो आपने कभी भी देखा टर्न पे अगर लेफ्ट गाड़ी टर्न करते हैं तो हम राइट की तरफ लीन हो जाते हैं, और अगर राइट टर्न लेगी तो लेफ्ट की तरफ लीन हो जाएंगे। तो इसलिए ये था लॉ ऑफ इनर्शिया और इसके कुछ टाइप्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। क्लियर, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वगैरह। ओके, तो लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, देखो, क्योंकि अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। गाइज मैं बता दूंगा, मोमेंटम कुछ नहीं है। मोमेंटम एक हमारे पास प्रोडक्ट है, किसका, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास एंड वेलोसिटी का। मतलब एक बॉडी है, इसका कुछ मास है, जब वो वी वेलोसिटी से मूव करती है, तो जब इसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वी गेट द मोमेंटम। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो बिकॉज ऑफ मोशन होती है। अगर मोशन नहीं है बॉडी में तो ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम भी जीरो। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट दैट इज मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, याद रख सकते हो इस तरह से, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान रखना है। मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखो मोमेंटम क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका यहाँ पे रूल है। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है जो फोर्स अप्लाइड हम करते हैं किसी भी बॉडी पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी अपॉन डीटी। गाइस ये जो मैं डीपी बाई डीटी लिख रहा हूँ ना, ये रेट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, आई थिंक इस पे नहीं दिख रहा होगा, लेट मी टेक अनदर स्पेस थोड़ा सा, जहाँ पे, हाँ ये वाइट पे ही दिखाते हैं, क्योंकि ब्लू पे ब्लू नहीं दिख रहा था। चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई, जैसे डी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज किसका, पी जब मैंने लिख लिया तो मोमेंटम का। अब मैं क्या करूँगा, पी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ, इसकी ब्रैकेट में मास इंटू वेलोसिटी लिखूं, क्योंकि मोमेंटम होता है मेरा मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एफ इजिकल टू के डी
बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। गाइस देखो, जब बॉडी चल रही है उसका मास फिक्स रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए मैंने क्या किया, F इजिकल टू के एम डी वी बाई डी टी कर दिया। ओके, मेरे पास क्या मिला, F इजिकल टू के एम, ये जो डी वी बाई डी टी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो इफ k इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कांस्टेंट हमने खुद एज्यूम किया है, तो f आपका किसके बराबर आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बना इसके लिए। और याद रखना गाइस, इसको हम इसी को न्यूटन सेकंड लॉ को लॉ ऑफ रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ये भी लिख लो, रियल लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखना, क्यों कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको हम डिराइव कर सकते हैं किससे, सेकंड लॉ से। ओके, सेकंड लॉ से आप डिराइव कर सकते हो। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ओके, होप यू आर गेटिंग। तो इसका एक्सप्रेशन यहाँ दिया है, कुछ एग्जांपल्स दिए, आप कर सकते हो, और इन द नेक्स्ट लेक्चर में उसके एमसीक्यू कराऊंगा। तो मैंने सोचा आज के लेक्चर में आपको सारे कंसेप्ट से वाकिफ करवा दूँ। ठीक है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ताकि मैंने इसलिए ये इनकलकेट यहाँ पे रखा हुआ है, मैं तो समझा रहा हूँ, डाटा सिर्फ आपके लिए है गाइज। ठीक है, आप एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब बात करेंगे गाइज इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। क्या मैं बता सकता हूँ, एक क्रिकेट प्लेयर जो है, मैं आप में से किसी से एक क्वेश्चन करूंगा कि बताओ एक क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को हिट करता है बैट से, कितनी फोर्स से कर रहा है। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिटरमाइन या मेजर दैट द फोर्स बाय विच द प्लेयर हिट द बॉल। ठीक है, या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, कैन यू टेल मी ड्यू टू विच हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स दैट बुलेट हिट्स द टारगेट, जो गोली है वो टारगेट को कितनी फोर्स से हिट कर सकते हैं। यू कैन डिटरमाइन इन बोथ कंडीशन, यू कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट फोर्स। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं गाइस, एवरेज फोर्स निकालते हैं, एवरेज फोर्स। ओके, और उसी एवरेज फोर्स को इंपल्स कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो मैं बोलता हूं, इट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बस ध्यान रखना है, शॉर्ट ड्यूरेशन। वाई यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिटरमाइन द फोर्स इन द बोथ कंडीशन विच आई आस्क्ड। ठीक है, बिकॉज द टाइम कंटेक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द मतलब एजेंट, ऑब्जेक्ट एंड एजेंट विल लास्ट फॉर वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए होता है, सो दैट यू कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट फोर्स। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स निकालते हैं, और उसी एवरेज फोर्स को इंपल्स कहते हैं। तो गाइज इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम के बराबर। ओके, ये एक्सप्रेशन है इंपल्स की। यहां से इसका यूनिट निकल गया, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट आ गया, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसका, इसका। लेकिन और एक याद रखना, इंपल्स की और एक डेरिवेशन भी है। जो हमारा इंपल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। इससे पता चल जाता है हमारा इंपल्स गाइस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इंपल्स पॉजिटिव कब होगा, देखो पॉजिटिव तब होगा जब आपका चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेगेटिव कब होगा, जब चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, और जब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो कह सकते हो। तो जीरो कब होगा इंपल्स, जब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव। तो इंपल्स का दूसरा फार्मूला क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखना। ओके, तो ये था इंपल्स का कंसेप्ट, ऐसा यूनिट भी मैंने बता दिया। अच्छा, इधर एक ग्राफ आता है कि फोर्स और टाइम के बीच में, कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, बताओ ये फोर्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है यहाँ पे, तो इसके बीच में जो ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इंपल्स बताएगा गाइस। क्या बताएगा, इंपल्स। या हो सकता है इंपल्स से हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी निकालते हैं ना, तो एरिया अंडर द ग्राफ आल्सो डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस पीडीएफ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ये चीज़ें हैं। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा देखो गाइज, मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ। न्यूटन्स सेकंड लॉ पे मैं एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, जो आपका ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस किस्म का मटेरियल में ये और एक जगह एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये डाटा पढ़ाया है इसलिए, लेकिन उसका एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे मैंने आपको डाला है
क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पूरी पीडीएफ हम शेयर नहीं कर सकते हैं जो कहीं पे भी हम पढ़ाएंगे ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। गॉट इट? ठीक। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताओ जब एक रॉकेट प्रोपल्जन होता है तो थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लगता है। देखो गाइस, ये पीछे गैस निकल रही है, मैंने यहाँ पे पीडीएफ पे बनाया हुआ है, ये एग्जॉस्ट है पीछे, और जो थ्रस्ट होता है ना, देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो थ्रस्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो थ्रस्ट जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रॉकेट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रॉकेट, न्यूटन सेकेंड लॉ से है। ठीक है, तो मैं आपको भी, ये आपके लिए भी मैं ऊपर भी बताता, लेकिन मैंने इसके लिए अलग फिर ये मटेरियल ही ऐड कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से बनाना फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। क्लियर? तो हर एक केस में मैंने लिखा है रेजिस्टिव फोर्स, थ्रस्ट कहाँ पे किस डायरेक्शन पे लगेगा, ये कंडीशंस आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभार भी फ्रेम हो जाता है। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आया था, मैं अभी दिखाऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ पे कौन सी चीज़ जो है वो कंजर्व रहती है। वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दे दिए थे, तो अगर आप इसको पढ़ोगे आराम से आपको निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है एक्चुअली? थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है व्हेनेवर देयर इज एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिएक्शन बट अपोजिट, देखो कैसे है, एक बॉडी है यहाँ पे ये, और ये एक बॉडी है, यहाँ से ये बॉडी क्या कर रही है गाइज, इसको फोर्स अप्लाई कर रही है। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2, ये फर्स्ट बॉडी है, और ये सेकंड बॉडी है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड on 2, सेकंड on फर्स्ट, ओके, 2 on 1। अब यहां पे क्या है, नेट एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है गाइस। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। मतलब न बॉडी इधर हिलेगी न इधर हिलेगी। ओके, इसका मतलब F12 प्लस F21 जो होगा वो इजिकलेंट टू जीरो के बराबर होगा। नेट फोर्स जो है वो जीरो है। इसका मतलब F12 इजिकल टू माइनस F21, देखो प्रूव भी हो गया ना। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस नेगेटिव साइन दिस मच इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन बताता है गाइस। ओके, तो ये था हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लोगे यहाँ पे। तो गाइज याद रखना, हाँ क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन जो एसआई फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आई थिंक हाँ है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में कौन सी चीज़ कंजर्व रहती है। नीचे दिया हुआ था सारी चीज़ें, तो याद रखना गाइज, जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व। और आपके ऑप्शन में भी था मोमेंटम, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा है क्लियरली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यहाँ पे लिखा हुआ ना। कहाँ पे है, अभी मैंने देखा था, गन में रिक्वायर्ड वर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, रिक्वायरिंग ऑफ गन आपका आ गया, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल है, काफ़ी एप्लीकेशंस है। यहाँ से इस PDF को आप यहाँ से पढ़ोगे ना, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, यहाँ पे द टू अपोजिंग फोर्सेज आर इक्वल एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ए सिंगल बॉडी। न्यूटन्स थर्ड लॉ का सिंगल बॉडी पे होता है, ये भी पूछ सकते हैं। नहीं, ये सिंगल बॉडी पे नहीं होता, बट टू डिफरेंट बॉडीज पे होता है। एक जैसे आप पुश कर रहे हो दीवार, एक तो आप हो गए, एक दीवार होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्वायरिंग ऑफ गन जो है ये भी एक आपकी एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे बुलेट फाइट करते हो, गन रिकॉइल करते हैं इक्वल फोर्स से, एंड वी वॉक अवर फीट पुश होता है। ये सारी एप्लीकेशन है, आप इनको एक बार स्टडी कर लेना, ताकि आपको कहीं किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। ओके, ठीक है। अब हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मकसद क्या है और ये क्या बताता है? देखो आपने अभी मोमेंटम पढ़ा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? ये बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे भी कह सकते हो गाइस। ठीक है, या टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, रिमेन्स कांस्टेंट,
कांस्टेंट, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसकी एप्लीकेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है इसके रिकॉइलिंग ऑफ गन। एप्लीकेशन इसकी जो पहली है दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन गाइस, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब है ये गन है आपके पास, सपोज करो, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है सर गाइस, डायग्राम पे नहीं जाए, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। एक्चुअली हमारा मकसद है आपको समझाना। यहाँ पे ये हो गया हमारा बुलेट, ये बी वेलोसिटी से आगे जाएगा, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम है, मास ऑफ गन कैपिटल एम है। जब बुलेट आप फाइट करते हो तो गन थोड़ा सा पुश करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस बैक पुश ऑफ गन इज नोन एज, देखो, बैक पुश ऑफ गन while firing a bullet is known as, इसको क्या हो गया, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं हम। ओके, तो ये रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा कि यहां पे अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट स्मॉल है और इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0। आप इसको कह सकते हो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आगे ले जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ गन आपने निकाल दिया किसके, माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। तो ये आपका रिकॉइलिंग वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करेगा, गन रिकॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन, गन रिकॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। विच अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी। तो ये था इसका एप्लीकेशन गाइस। ओके, तो होप यू आर गेटिंग दिस। ये मैंने आपको पीडीएफ बता दिया, ये थोड़ा सा स्लाइड सेट की है, यहाँ पे बता दिया है। अब देखो दूसरा होता है वेट का कंसेप्ट, थोड़ा अपरेंट वेट, लिफ्ट के केसेस हैं, तो इनको थोड़ा सा समझिए, जल्दी जल्दी मैं यहाँ से समझा दूंगा। मैं चाहता हूँ आपको एक वन गो में मैं सारी चीज़ें ये क्लियर करवा दूँ। क्लियर? अब वेट तो पता ही आपको, एक बॉडी का मास m है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब ग्रेविटी का हो जाता है तो mg वेट बन जाता है। ओके, अब देखो ये वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। एक लिफ्ट है यहाँ पे बनाई है, ये लिफ्ट सपोज करो, ये लिफ्ट है हमारे पास, इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है। ओके, इस तरह का, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अपवर्ड होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अपवर्ड है। ये लिफ्ट के अंदर है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तब इसका क्या मतलब है, ये जो r ऊपर लग रहा है ना, r, ये वाला r, एक मिनट, ये वाला r जो लग रहा है r, और ये mg है, मतलब r और mg आपस में बराबर है, तो इसका मतलब उस टाइम एपरेंट वेट r इज इक्वल टू mg के बराबर होगा गाइस, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ओके, उसके बाद मतलब आप ध्यान रखना है बस आपको, अगर डेरिवेशन पे जाओगे तब दिक्कत रहेगी, आप सीधा अगर फार्मूले याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो मैं आपको डेरिवेशन भी यहाँ बता दूंगा कैसे आती है, बट गो फॉर द फार्मूला डायरेक्टली। आपको पता है लिफ्ट रेस्ट पे है, r इज इक्वल टू mg है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना अपवर्ड जा रही है जब भी लिफ्ट, देखो मैं एक प्रूव भी कराऊंगा, बाकी फिर हम सीधा याद रखेंगे। अब देखो r अपवर्ड है, इसके अंदर पर्सन बैठा हुआ है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, उसके बाद लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, a एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप भूल, इधर देखो, इतना समझना है कि एक r फोर्स लग रही है, एक mg फोर्स लग रही है, लेकिन फिर भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है, r ज्यादा है, r प्लस mg जो है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। ओह शिट, एक मिनट, r माइनस mg होता है, क्यों, क्योंकि r माइनस mg गाइज, माइनस इसलिए क्योंकि r अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, r माइनस mg इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स के बराबर। अब ये माइनस mg उधर ले जाओ, मतलब ले जाओगे जब, तो r इज इक्वल टू ma प्लस mg। अब देखो दोनों में m कॉमन है, m कॉमन निकाला, अंदर a प्लस g। अब देखो प्रूव हो गया ना वही गाइज, जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी a एक्सेलरेशन से तो आपका r इज इक्वल टू mg के बराबर, ये देखो, ठीक है। अगर ये g जो है एक्चुअल वेट जो है ना,
यहाँ पे तो इसका मतलब है द वेविंग मशीन विल रीड द अपरेंट वेट मोर देन एक्चुअल वेट, सही है ना। एक्चुअल वेट कितना था, mg था, लेकिन अभी क्या है, अभी तो ma प्लस mg दोनों को ऐड करके दिखा रहा है ना इस केस में, ठीक है ना, इसलिए इससे ज़्यादा दिखाएगा। ओके, अब इसी में इसका सब केस है, अब बता देंगे इफ़ g इक्वल्स टू a, मतलब जो सॉरी ऐसे लिखना था मैंने, इफ a इक्वल्स टू जी के बराबर है, मतलब r इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी है, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर ही है, तो m इंटू जी प्लस जी करोगे ना यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ mg, तो अपरेंट वेट 2 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वेट फील होगा। ओके, उसके बाद अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, अब डाउनवर्ड के केस में देखो प्रूव करने की जरूरत नहीं, याद रखना जब डाउनवर्ड होगी तो r इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, ध्यान रखना है इतना। अब बताएंगे कि a इक्वल्स टू जी के बराबर है जब बॉडी डाउनवर्ड हो रही है, मतलब फ्री फॉल भी कहते हैं इस कंडीशन में, फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो r इज इक्वल टू कितना होगा गाइस, m इंटू जी माइनस जी आ जाएगा, तो 0, तो अपरेंट वेट आपका 0 फील होगा, इसलिए ड्यूरिंग जंप आप अपना वेट 0 फील करते हो। क्लियर, या 20 स्टोरी बिल्डिंग से कोई जंप लगाएगा ना तो वो 0 वेट फील करेगा, लेकिन जब नीचे बजता है बेचारा तभी पता चलेगा उसको कितना वेट है। ओके, ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग देन, तो अपरेंट वेट इज 0, तो ये लिफ्ट केसेस हैं, ये मैंने आपको बोल दिया। रॉकेट प्रोपल्जन ऑलरेडी ऊपर बता दिया। थ्रस्ट याद रखना, थ्रस्ट जो होता है फोर्स माइनस यू डी एम बाई डी टी के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ओके, ये लॉग शॉग है कुछ एक्स्ट्रा, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस। फ्रिक्शन क्या होती है गाइस, एक अपोजिंग फोर्स होती है, जब बॉडी मूव करती है तो बॉडी के अपोजिशन मतलब मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शन, जैसे रफनेस ऑफ सरफेस होगा, मतलब जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथ होगा फ्रिक्शन, मतलब रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ होगा फ्रिक्शन कम होगा। तो फ्रिक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं गाइस। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के, 3, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास, एक होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, 3 किस्म के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन गाइस वो फ्रिक्शन है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, ठीक है, उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है गाइस जब बॉडी मूव करना चाहती है, बॉडी टेंड्स टू मूव करना चाहती है, बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसका ग्राफ इसका यहाँ तक ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये वाला हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर उसके आगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मोशन में आ जाती है, जब बॉडी मोशन में होगी उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और मोशन 2 टाइप का होता है, या बॉडी स्लाइड करके मूव करेगी या मोशन करेगी, या बॉडी रोल करके मूव करेगी। अगर स्लाइड करके करेगी तो हम लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर रोल करके करेंगे तो हम लिखेंगे गाइस रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने फ्रिक्शन का आपका एक टाइप्स भी डाल दिया है सारा, यहाँ पे अलग अलग टाइप। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को और एक नाम भी देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैं अभी प्रूव कराऊंगा आपको कैसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ आगे की तरफ, F मतलब पहले मैंने फोर्स लगाया, फोर्स क्या लगाया 10 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब मैं इस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं इस फोर्स को ना, और मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा 20 न्यूटन, फिर भी नहीं फोर्स, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। जब फोर्स मूव मतलब मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं कैपिटल F, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है ना, एक मिनट सॉरी, ये है मैंने फोर्स लगाया, क्या बोला मैंने 10 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं किया, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे था, मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, इसका मतलब अभी है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या तो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है या इक्वल है, तभी तो मूव नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको 20 न्यूटन बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी नहीं हो रही है। अभी भी कंडीशन क्या है, या तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी इस अप्लाइड फोर्स कैपिटल F से ज़्यादा है या उसके बराबर है,
तभी तो बॉडी मूव नहीं हो रही है। 30 न्यूटन कर रहा हूँ तब भी नहीं मूव हो रही है, तो अभी भी कंडीशन वही है। जैसे मैंने 40 न्यूटन किया तो इसका मतलब बॉडी मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो 10 से 30 तक फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। समझ आया? ओके, चलिए, तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसके बारे में। फिर गाइस काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बोल दिया, जब बॉडी मूव करेगी। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन जी। तो म्यू क्या होता है, म्यू एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो यहां से आप म्यू निकाल सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, सॉरी, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एन नॉर्मल रिएक्शन। ये आप कंडीशन याद रखोगे। ओके, फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, जब बॉडी मूव करेगी तो म्यू के लगाएंगे यहाँ पे हम। फिर होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है गाइस, याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे स्टेटमेंट में पूरा लिखा हुआ है, ये एक एंगल होता है किसके बीच में, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन इसके बीच में और रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इनके बीच में एक रिजल्टेंट आता है ना, ये इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल आएगा ना गाइस, उसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये लैम्डा से डिनोट करो, थीटा से डिनोट करो, आपकी मर्जी है। एक लैम्डा से करेंगे, नीचे एंगल ऑफ रिपोज होता है, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये जो tan लैम्डा होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो अभी हमने देखा था tan लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा ये एंगल है गाइस, टेंशन नहीं लेना। म्यू किसके बराबर आया था, फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, चलिए। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है गाइस, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है, ये देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने इसको उठाया यहां तक, अभी बॉडी मेरी गिर नहीं रही है, थोड़ा और उठाया यहां तक, जैसे ही मैंने इस एंगल को इधर से इधर तक बढ़ाया ना, बॉडी ने जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो वो एंगल इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जहां से बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करती है, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो याद रखना, tan अल्फा या tan थीटा जो होता है वो भी म्यू के बराबर होता है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन वो हो गया जब बॉडी रोल करेगी। तो इसके साथ ही गाइज मैंने पूरा लॉज ऑफ मोशन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करवा दिया, और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट जो है MCQ करवा दूंगा। क्लियर? होप यू आर गेटिंग दिस।